Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is वैकोम सत्याग्रह. हम जानेंगे वैकोम सत्याग्रह के बारे में. तमिलनाडु एंड केरला आर टुगेदर सेलिब्रेटिंग 2024 द सेंटेनरी ईयर ऑफ द वैकोम सत्याग्रह. तमिलनाडु और केरला जो है वो एक साथ सेलिब्रेट करेंगे 2024 में सेंटेनरी ईयर को वैकोम सत्याग्रह का. वैकोम सत्याग्रह March 30, 1924 to November 23, 1925. It was a historic non-violent movement against untouchability and caste discrimination in the country. It marked the start of temple entry movement across India. ये वैकोम सत्याग्रह था March 30, 1924 to November 23, 1925. ये एक हिस्टोरिक नॉन वायलेंट मूवमेंट था अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कंट्री में. इसने स्टार्ट किया था टेम्पल एंट्री मूवमेंट को अक्रॉस इंडिया के लिए. इश्यू क्या था? द किंगडम ऑफ ट्रावनकोर हैज ए रिजिड एंड ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम एंड द पीपल बिलोंगिंग टू द ऑपरेस्ड क्लास स्पेशली द इजावास हैड नो राइट टू वॉक ऑन द फोर रोड सराउंडिंग द वैकोम महादेव टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कोटायम केरला. जो किंगडम था ट्रावनकोर का, उनका एक रिजिड और ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम था और जो पीपल जो कि बिलोंग करते थे ऑपरेस्ड क्लास को, स्पेशली इजावास, उनके पास कोई अधिकार नहीं था कि वो वॉक करे फोर रोड पे जो कि सराउंड करता हो वैकोम महादेव टेम्पल को कोटायम केरला डिस्ट्रिक्ट में. लीडर्स की अगर हम बात करें, स्पीयर हेडेड बाय कांग्रेस लीडर टीके माधवन, केपी केशवा मेनन, देन सेक्रेटरी ऑफ केरला कांग्रेस, एंड कांग्रेस लीडर एंड एजुकेशनलिस्ट के केलप्पन, ऑल्सो नोन एज केरला गांधी. इसको स्पीयरहेड किया गया था कांग्रेस लीडर टीके माधवन, केपी केशवा मेनन जो कि सेक्रेटरी भी थे उस समय केरला कांग्रेस के, कांग्रेस लीडर एंड एजुकेशनलिस्ट के केलप्पन जिनको कि हम केरला गांधी के तौर पे भी जानते हैं. क्या कोर्स था मूवमेंट का? द कांग्रेस अनटचेबिलिटी कमिटी डिसाइडेड टू स्टार्ट द मूवमेंट एट द महादेव टेम्पल इन वैकोम ऑन March 30, 1924. Volunteers from 3 different communities were sent to work on the prohibited roads each day. जो कांग्रेस अनटचेबिलिटी कमेटी था उन्होंने डिसाइड किया था कि वो स्टार्ट करेंगे इस मूवमेंट को महादेव टेम्पल जो है वैकोम है वहां पे March 30, 1924 में जो वॉलंटियर थे 3 डिफरेंट कम्युनिटी के, उनको भेजा गया वॉक करने के लिए प्रोहिबिटेड रोड पे हर एक दिन. सपोर्ट टू द मूवमेंट, जो सपोर्ट मिला इस मूवमेंट को, पेरियार ईवी रामास्वामी वाज रिक्वेस्टेड टू लीड द कैंपेन. जो ईवी रामास्वामी थे उनको रिक्वेस्ट किया गया कि वो लीड करे कैंपेन को. Members of forward caste marched from Travancore to the royal place at Thiruvananthapuram in a show of solidarity for social reform. और जो मेंबर थे फॉरवर्ड कास्ट के वो भी मार्च किए थे ट्रावनकोर से जो रॉयल प्लेस था आपका तिरुवनंतपुरम का वहां तक शो करते हुए अपने सॉलिडारिटी को सोशल रिफॉर्म के लिए. अकाली सिख फ्रॉम पंजाब केप दियर सपोर्ट बाय ओपनिंग ए कम्युनिटी किचन लंगर फॉर दी वॉलंटियर. और जो अकाली सिख थे पंजाब के उन्होंने अपना सपोर्ट दिया था ओपन करके कम्युनिटी किचन लंगर को वॉलंटियर्स के लिए. चटाम्पी स्वामीकाल एंड श्री नारायण गुरु गेव सपोर्ट टू दिस मूवमेंट. जो आपका चटाम्पी स्वामीकाल और श्री नारायण गुरु थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को. महात्मा गांधी अराइव एट वैकोम इन March 1925 टू अराइव एट ए कॉम्प्रोमाइज एंड सेटल द इश्यू वंस एंड फॉर ऑल. और महात्मा गांधी अराइव किया था वैकोम में March 1925 में एक कॉम्प्रोमाइज और सेटल करने के लिए इस इश्यू को वंस एंड फॉर ऑल के लिए. सक्सेस की अगर हम बात करें इस मूवमेंट की, ऑपरेस्ट कास्ट वर गिवन द राइट टू मूव ऑन पब्लिक रोड इन द विसिनिटी ऑफ ऑल टेम्पल इन ट्रावनकोर. जो ऑपरेस्ट क्लास थे उनको अधिकार दिया गया कि वो मूव कर सकते हैं पब्लिक रोड पे जो कि सारे टेम्पल जो है ट्रावनकोर के अगर आसपास है तो. The movement paved the way for the historical temple entry proclamation 1936 by the Maharaja of Travancore, which lifted the age-old ban on the entry of marginalized caste into Travancore temple. और इस मूवमेंट ने रास्ता तैयार कर दिया जो हिस्टोरिक टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन था 1936 का, उसके लिए जो महाराजा ऑफ ट्रावनकोर थे उन्होंने हटा दिया. तो एज ओल्ड बैन था एंट्री को लेके मार्जिनलाइज कास्ट का ट्रावनकोर टेम्पल पे, उसको हटा लिया गया. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. और ये वन ऑफ द मोस्ट नॉन वायलेंट स्ट्रगल था कास्ट ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्कीम फॉर रेफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान. तो जो स्कीम है रेफ्यूजी के लिए पाकिस्तान के, उनके बारे में हम जानते हैं. इंडियन गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ओवर 5,000 हिंदू एंड सिख फैमिली who migrated to India from Pakistan West Punjab after 1947 partition has hit several issues. इंडियन गवर्नमेंट का जो स्कीम है जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट ओवर 5,000 हिंदू एंड सिख फैमिली को जो कि माइग्रेट कर गए थे इंडिया में पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब से 1947 के पार्टीशन के बाद. उनको बहुत सारे इश्यू का सामना करना पड़ रहा है. कौन कौन से मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है पहले हम ये समझते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिस्पर्स द फंड व्हाइल जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सिलेक्ट बेनिफिशियरी. जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो डिस्पर्स करती है फंड को, जबकि जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नमेंट है वो सिलेक्ट करता है बेनिफिशियरी को.
100% असिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, 100% असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लॉन्च इन 2018, नाउ एक्सटेंडेड टिल मार्च 31, 2024। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च 2024 तक के लिए। एम क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹5.5 लाख पर फैमिली टू ओवर 5,000 हिंदू एंड सिख फैमिली हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान वेस्ट पंजाब अप टू 1947 पटिशन। ये वही प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंट ₹5.5 लाख पर फैमिली को, ओवर 5,000 जो हिंदू और सिख फैमिली है जो कि माइग्रेट कर गया था इंडिया में पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब से 1947 के पाकिस्तान के समय। बेनिफिशियरी 5,764 एलिजिबल फैमिली, 70% ऑफ देम आर दलित। 5,644 जो है वो एलिजिबल फैमिली है, जिसमें 70% जो फैमिली है वो दलित है। लेकिन इश्यू क्या रहा? क्लेम हैव बीन सेटल फॉर ओनली 903 फैमिली सो फार। लेकिन क्लेम जो है उसको सेटल किया गया सिर्फ 903 फैमिली के लिए ही अभी तक। आप सोच सकते हो 5,764 और सिर्फ 903 फैमिली का ही क्लेम सेटल हुआ है। बहुत सारे क्लेम जो है वो प्रोसेस भी नहीं हुआ है, जो इंडिविजुअल है वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, जैसे कि रेफ्यूजी कार्ड हो गया। द इंटायर स्कीम वाज मायर्ड इन करप्शन एंड द रेवेन्यू ऑफिशियल वे आर डिमांडिंग ब्राइब बिफोर क्लियरिंग द फाइल। ये जो पूरा स्कीम है वो करप्शन इसमें बहुत ज्यादा है। जो रेवेन्यू ऑफिशियल है वो डिमांड कर रहे हैं ब्राइब क्लेम करने के लिए, क्लियर करने के लिए फाइल को। तो ऐसा हर जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह पे करप्शन है, कुछ जगह ये प्रॉब्लम इश्यू हो रहा है जिसको टैकल करने की आवश्यकता है। और आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो बहुत सारे फॉल्स जो होंगे वो क्लेम करके कोशिश करेंगे इसका फायदा उठाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेयर डिजीज। हम जानेंगे रेयर डिजीज के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट हैज exempted all imported medicine and food for personal use related to management of 51 rare disease as listed in NPRD 2021 from basic custom duty। इंडियन गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है सारे इंपोर्टेड मेडिसिन और फूड को जो पर्सनल यूज के लिए था, जो कि रिलेटेड था मैनेजमेंट के लिए 51 रेयर डिजीज के लिए, जिसको कि लिस्ट किया गया है एनपीआरडी 2021 में बेसिक कस्टम ड्यूटी से उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो फुली एग्जेम्प्टेड पेम्ब्रोलुजमेब केट्रूट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैंसर। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया है पेम्ब्रोलुजमेब, जिसको कि हम केट्रूडा भी कहते हैं, जिसका उपयोग होता है ट्रीटमेंट में वेरियस टाइप ऑफ कैंसर के लिए। रियल डिजीज होता है क्या, पहले हम इसको समझते हैं। रियल डिजीज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्फन डिजीज इज ए कंडीशन दैट अफेक्ट ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन, वन और लेस देन 1 per 1,000 people, WHO 1 or less than 1 to 2,500 Indian definition. There are 7,000 known rare disease. Over 72% of them are genetic, with an estimated 300 million patient in the world. तो जो रेयर डिजीज है उसको हम ऑर्फन डिजीज भी कहते हैं। ये एक कंडीशन है जो कि अफेक्ट करता है स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को, अगर हम कंपेयर करें जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तो WHO के अनुसार 1 या लेस देन 1 per 1,000 पीपल होगा तो उसको रेयर डिजीज कहेंगे, या 1 और लेस देन 1 होगा अगर 2,500 में, तो ये इंडिया का डेफिनेशन है। 7,000 नोन रेयर डिजीज है, जिसमें 72% जो है वो जेनेटिक है, जिसका एस्टिमेट किया जा रहा है कि 300 मिलियन पेशेंट जो है वर्ल्ड से वो सफर कर रहा है इससे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, मेपल सिरप यूरिन डिजीज, सीवियर फूड प्रोटीन एलर्जी, विल्सन डिजीज, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। क्या बेनिफिट है जो एग्जाम्प्ट किया गया है इसको? द एग्जाम्पशन विल लीड टू सब्सटेंशियल सेविंग फॉर पेशेंट विथ रियल डिजीज who are often unable to afford life saving medicine due to prohibitive cost। ये जो एग्जाम्पशन है ये मदद करेगा सब्सटेंशियल सेविंग में पेशेंट का जिनको रेयर डिजीज है, जो कि नहीं एबल थे अफोर्ड कर पाने में लाइफ सेविंग मेडिसिन को प्रोहिबिटिव कॉस्ट के कारण। प्रोसेस की अगर हम बात करें, पीपल इंपोर्टिंग देम हैव टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और सिविल सर्जन। दिस सर्टिफिकेट हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द कस्टम ऑफिसर एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस। जो पीपल जो इंपोर्ट करेंगे उनको ऑब्टेन करना होगा एक सर्टिफिकेट को सेंट्रल या स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन से। और ये जो सर्टिफिकेट है इसको प्रोवाइड करना होगा कस्टम ऑफिसर के पास क्लियरेंस के समय पे। चैलेंजेस ऑफ रियल डिजीज, क्या चैलेंज है रियल डिजीज को लेके? पेशेंट विथ रियल डिजीज आर डिसएडवांटेज बाय द लैक ऑफ वॉल्यूम दैट यूजुअली स्पर फार्मास्यूटिकल कंपनी इनटू प्रोड्यूसिंग लाइफ सेविंग मेडिसिन। जो पेशेंट है जिनको रियल डिजीज का है वो डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है उनको, क्योंकि ये लैक ऑफ वॉल्यूम का सबसे बड़ा इश्यू है। यूजुअली जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करता है लाइफ सेविंग मेडिसिन को, जिसका ज्यादा डिमांड होता है क्योंकि उनका प्रॉफिट भी होता है उसमें। मैग्नीट्यूड जो है रियल डिजीज का भारत में एस्टिमेट किया गया है कि 100 मिलियन पीपल जो है भारत में उनको कोई ना कोई टाइप का रियल डिजीज है।
नेशनल पॉलिसी फॉर रियल डिजीज 2021, जो आपका नेशनल पॉलिसी फॉर रियल डिजीज है एनपीआरडी 2021 का, इसको हम जानते हैं। ग्रुप 1 वैसा डिसऑर्डर जो कि एमनेबल है वन टाइप क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है अप टू ₹20 लाख का अंडर अम्ब्रेला स्कीम राष्ट्रीय आरोग्य निधि का प्रोवाइड किया जा रहा है। ग्रुप 2 जिनको आवश्यकता है लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट का, और ग्रुप 3 डिजीज जिसके लिए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है लेकिन चैलेंजेस है ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन को लेकर बेनिफिट के लिए, क्योंकि कॉस्ट जो है लाइफ लॉन्ग थेरेपी का वो बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट फंगस इन्फेक्टिंग ह्यूमन। तो जो प्लांट फंगस है जो कि इन्फेक्ट कर रहा है ह्यूमन को, इसके बारे में हम जानेंगे। जो पहला केस है प्लांट फंगस का, जिसको कहा गया है कॉन्ड्रोस्टेरम प्यूपेरियम इन्फेक्टिंग ह्यूमन बीइंग, इसको रिपोर्ट किया गया कलकत्ता से। तो कहां से रिपोर्ट किया गया है? तो आपका ये कलकत्ता से। किस फंगस के कारण हो रहा है? तो कॉन्ड्रोस्टेरम प्यूपेरियम जो है कि इन्फेक्ट कर रहा है ह्यूमन को। ये जो फंगस है इसको हम सिल्वर लिप डिजीज भी कहते हैं प्लांट में, स्पेशली ये आपका रोज फैमिली में देखा जा सकता है। लेकिन कोई भी रिपोर्टेड इंस्टेंस जो था फंगस इन्फेक्शन का ह्यूमन बीइंग के ऊपर किसी भी अदर पार्ट से वर्ल्ड का नहीं आया था। पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इज थॉट ऑफ एज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द न्यू थ्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मोस्ट फंगी थ्राइव इन द रेंज ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये माना जा रहा है कि एक मेजर रीजन हो सकता है न्यू थ्रेट को लेकर ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर फंगी जो वो थ्राइव करते हैं 12 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के रेंज में। ये आप देख सकते हैं इसको। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन। तो हम जानेंगे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन आरएलवी लेक्स के बारे में। ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है हमारा, उन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन को। रीयूजेबल लैंड व्हीकल a launch system that allow for the reuse of some or all of the component stage, the vehicle return to earth intact after a mission। जब का reusable launch vehicle होता है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये एक लॉन्च सिस्टम होता है जो कि अलाउ करता है कि रियूज किया जा सके कुछ या सारे कंपोनेंट को स्टेज का। ये जो व्हीकल है वो वापस रिटर्न करते हैं अर्थ पे इंटैक्ट मिशन के बाद। Reusable launch vehicle autonomous landing mission involve taking an unmanned winged prototype to an altitude of about 4.5 kilometer on an helicopter and releasing it to land. It must travel the distance autonomously, gain velocity, maintain control and land on the runway। जो आपका रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन है, ये इन्वॉल्व करता है अनमैन विंग प्रोटोटाइप को एल्टीट्यूड में 4.5 किलोमीटर के हेलीकॉप्टर पे, और उसको फिर रिलीज किया जाता है लैंड की तरफ। ये ट्रेवल करता है डिस्टेंस ऑटोनोमसली, गेन करता है वेलोसिटी को और मेंटेन करता है कंट्रोल को और लैंड को रनवे पे। क्या बेनिफिट है? ये चीपर है, एक्सेस टू स्पेस के लिए, रिसोर्स को रीयूज किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो सक्सेस इस मिशन का ये दर्शाता है कि इसरो ने अचीव किया है ऑटोनोमस लैंडिंग को स्पेस व्हीकल के लिए। फेजेस क्या है? तो हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट HEX जिसको कंडक्ट किया गया था 2016 में, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट LEX जो कि रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट REX है, और स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट। चैलेंजेस क्या है? तो जो कमी है लैंडिंग टेक्नोलॉजी की रियूजेबल स्टेज का, जिसकी वेट मोर देन इक्विवेलेंट एक्सपेंडेबल स्टेज का है, और रिफर्बिशमेंट आफ्टर लैंडिंग, ये एक लेंदी और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जो आपका RLV ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट है, इसरो काम कर रहा है इसके ऊपर। जो आपका ORE है, ये एक विंग बॉडी है जिसको ऑर्बिटल रिसेंट्री व्हीकल भी कहा गया है, जिसको कंसीडर किया गया ऑर्बिट के लिए एक एसेंट व्हीकल के तौर पे, जो डिराइव करता है एग्जिस्टिंग GSLV और PSLV स्टेज से, और ये ऑर्बिट में रहता है स्टिपुलेटेड पीरियड के लिए, और री इंटर करता है और लैंड करता है रनवे पे खुद से लैंडिंग गियर की मदद से। जो इसके अलावा रियूजेबल व्हीकल है, जैसे कि USA का SpaceX Falcon 9, Falcon Heavy, Starship, ब्लू ओरिजिन स्पेस शेफर्ड, वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप 2, ये सारे आपके रियूजेबल व्हीकल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्नैप 10A। जो आपका स्नैप 10A है, इसके बारे में हम जानेंगे। इट वॉज लॉन्च ऑन अप्रैल 3, 1965। Snap 10A was the world's first operational nuclear reactor in space, which while it still remained in orbit, it was operational for just 43 days। ये जो आपका Snap 10A व Snap 10A है, इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 3, 1965 में। Snap 10A जो है ये वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर है स्पेस का। ये जो है स्टिल ऑर्बिट में, और ये ऑपरेशनल जो है सिर्फ 43 डेज के लिए रह सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर, अ क्लास ऑफ डिवाइस दैट कंटेन एंड कंट्रोल सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। दिस सिस्टम आर एट हार्ट ऑफ एनी न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये क्लास है डिवाइस का जो कि कंटेन करता है, कंट्रोल करता है सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को। ये सिस्टम जो है ये हार्ट है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर इन अर्थ ऑर्बिट, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है आपके अर्थ के ऑर्बिट में। तो यूएस का जो फर्स्ट और इकलौता स्पेस न्यूक्लियर रिएक्टर है स्नैप 10A, किसका है ये इंपॉर्टेंट है, तो यूएस का है। ये रिजल्ट है आपका गवर्नमेंट स्पॉन्सर सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर स्नैप प्रोग्राम का, जिसको कि हम स्नैपशॉट भी कहते हैं, स्पेस न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर शॉट।
या स्नैप रिएक्टर जो है इसमें लिक्विड सोडियम पोटेशियम एलॉय का उपयोग किया गया कूलेंट के लिए। थर्मो इलेक्ट्रिक इनरिच यूरेनियम फ्यूल जिसमें कि जाइकोनियम हाइड्राइड मॉड्यूलेटर कन्वर्टर के तौर पर काम कर रहा है, इसका उपयोग किया गया है डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए हीट को रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी में। रशिया ने भेजा था क्वाइट इसी के जैसा, जिसमें कि एक क्रैश भी हो गया था और स्कैटर कर दिया था रेडियो एक्टिव डेब्रिस को कनाडा के ऊपर 1978 के समय पे। ये आप देख सकते हैं स्नैप 10A को यहाँ पे, इसका पावर 500 वाट का है। टाइप की अगर हम बात करें तो थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्सन, वेट 550 पाउंड का, लाइफ 1 ईयर का, और अवेलेबिलिटीज का जो था वो 1963 के समय पे था। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.